Okay, so Assalamu alaikum. I'm Sadia Afzal and today I'm going to explain this article जो आपकी स्क्रीन पर है, The Implementation of Instructional Supervision in Indonesia and Philippines, और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं टीचर लर्निंग मॉडल्स पर और मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं क्लासेस में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे जो पेज नंबर 2 पर है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 2 पर, और उसमें सबसे पहले उन्होंने एक बात हमें समझाई है। सबसे पहले स्टार्ट इस बात से किया कि एजुकेशन इज़ द मेन एलिमेंट दैट डिटरमाइंस द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो किसी भी कौम की तरक्की किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तालीम पर, उनकी एजुकेशन पर। तो हम एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं बच्चों को, उस नेशन को कैसे दे सकते हैं? क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल्स में, लाइक टीचर्स, दे शुड बी हाईली क्वालिफाइड। उनका हाईली क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी होता है, फिर ही वो एक अच्छी तालीम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सेलेंट रिसोर्सेज भी यहाँ मेंशन किए उन्होंने। एक्सेलेंट रिसोर्सेज में देखिए नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकती है और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो राइटर ने लिखा है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे उनका एम्फेसिस है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा द एक्सपीरियंस ऑफ एडवांस कंट्रीज शोज़ दैट अ कंट्री इवन विद मिनिमल नेचुरल रिसोर्सेज, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, इस पूरे सेंटेंस को मैं पूरा रीड नहीं करी, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज हों। ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, उनकी नेशन बहुत प्रोग्रेस कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है उनकी कंट्री में, लेकिन उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है। उनके पास क्या चीज़ है? उनके पास हाईली क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उस ओके, मूविंग ऑन, हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू गुड एजुकेशन। अच्छा, ठीक है, अब उन्होंने ये बोला कि हाईली क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, तो हमारे पास जो हाईली क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे प्रिपेयर होगा? ऑफ कोर्स बाय गुड एजुकेशन, अच्छी तालीम से। उसके बाद when they are moving on, one of the main indicators of an excellent education is that student learning outcome can be fully achieved। अच्छी एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम हैज़ टू बी फुली अचीव्ड। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम मतलब क्लास में टीचर ने जो पढ़ा दिया, उसका लर्निंग आउटकम क्या आया, उसका रिज़ल्ट क्या आया, क्या सीखा बच्चों ने, तो वो अचीव्ड होना चाहिए। जैसे आप क्लास में जाते हैं, टीचर क्लास में जाता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आज जैसे मैं अगर क्लास में जा रही हूँ, आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि आज मेरे बच्चे कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे से कर लेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, वो बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे, डिफरेंट वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, उसके मीनिंग्स निकाल लेंगे खुद से, और दे विल शेयर द डिफरेंट व्यूज़ एज वेल विद द क्लास। पूरी क्लास के साथ अपनी डिफरेंट ओपिनियंस शेयर करेंगे, तो इनकी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाएगी। मैं एक ऑब्जेक्टिव लेके क्लास में जा रही हूँ, तो क्या मैंने वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया? मेरे बच्चों ने अच्छे से कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर्स लिखे, खुद से लिखे, जो मैंने अभी कहा कि उन्होंने अपनी ओपिनियन शेयर की अपनी क्लासमेट से, टीचर्स के साथ। देन आफ्टर शेयरिंग जब एक डिस्कशन हो जाता है, उस डिस्कशन के बाद वो आंसर्स भी तो लिखते हैं खुद से कॉपी में, तो क्या उन्होंने लिख लिया? क्या मेरा लर्निंग आउटकम अचीव हो गया? इट डिपेंड्स कि आपकी एक्सप्लेनेशन कैसी थी। द टीचर हु हैज़ गॉन टू द क्लास, क्या वो प्रिपेयर्ड था? टीचर का प्रिपेयर होना ज़रूरी है। टीचर जब क्लास में एक ऑब्जेक्टिव लेके जाता है तो उसका एक लर्निंग आउटकम क्या होता है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, बच्चों ने क्या वो सीखा, आप सिखाने जो गए थे, क्या बच्चों ने वो सीखा? अगर वो अचीव हो जाता है तो इसका मतलब कि आप एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लास्ट लाइन, एक्सेलेंट एजुकेशन इज़ दैट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कैन बी फुली अचीव्ड। दिस इज़ हाउ वी कैन गिव देम एक्सेलेंट एजुकेशन। सेकेंड पैराग्राफ है हमारे पास, इंडोनेशिया और फिलीपींस आर टू कंट्रीज दैट आर कैटेगराइज्ड एज डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, तो इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको
डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में डाला कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हो रही हैं, टाइम टू टाइम डेवलप हो रही हैं, डेवलप्ड हुई नहीं हैं मगर हो रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ तरक्की कर रही हैं। उसके बाद इसकी सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ है कि एक प्रोग्राम था इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट PISA जो 2018 में हुआ था, उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड हुआ कि इंडोनेशिया 73rd नंबर पे था और फिलीपींस 78 नंबर पे था, जबकि कितने कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे थे? 79 कंट्रीज़ वर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो अब आप रैंकिंग देखें, इंडोनेशिया 73rd पर है और फिलीपींस 78 पर है, तो इसका मतलब ये है फिर भी लोएस्ट ही है। तो ये एक इवेंट हुआ था OECD, इन दैट इवेंट OECD 2019 में आपने ये रैंकिंग देखी इंडोनेशिया की और फिलीपींस की। उसके बाद उन्होंने एक बात ये लिखी है, ये देखें, द लर्निंग आउटकम्स अचीव बाय स्टूडेंट्स, आई एम रीडिंग द लाइन नंबर 4 में है। ठीक है, लाइन नंबर 4 में ये लिखा है कि जो लर्निंग आउटकम बच्चों ने अचीव किया था रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस में, वो अभी भी लो है। मतलब रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस में उनका असल में लर्निंग आउटकम अचीव नहीं हुआ। वो बच्चों को अच्छी रीडिंग स्किल्स होती हैं, रीडिंग स्किल्स सिखाने में अभी भी पीछे हैं। मैथमेटिक्स में हो सकता है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हों, फ्रैक्शंस हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, मैनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर देयर। साइंस में तो अभी भी उनके लर्निंग आउटकम्स अचीव फुल नहीं हुए, अच्छे से नहीं हुए, अभी भी वो पीछे हैं और उनको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट शोज़ दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस इज स्टिल बिलो स्टैंडर्ड। अभी भी उनका स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड पर वो नहीं आए, अभी भी अब ज़रूरत है, अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है और बहुत तरक्की की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ पे आ रहे हैं। इन एडिशन लर्निंग इज़ अ सिस्टम। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने ऑल राइट, सो थर्ड पैराग्राफ, इन एडिशन लर्निंग इज़ अ सिस्टम। अच्छा, इस पैराग्राफ में मैं आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूँगी मैं, और मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या क्रक्स था इस पैराग्राफ का। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने आपको ये बताया कि लर्निंग एक सिस्टम है। ठीक है, और जैसे लर्निंग एक सिस्टम है ना, तो इसमें इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट कौन प्रोवाइड करता है? इनपुट प्रोवाइड कौन करता है? टीचर हु इज़ गिविंग यू द एजुकेशन। वो टीचर जो आपको क्लास में लेक्चर दे रहा है, टीचर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहा है, डिफरेंट लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहा है, मॉडल्स को यूज़ कर रहा है और अपना लेक्चर कंटेंट डिलीवर करके जा रहा है। अच्छा, इनपुट दे दिया टीचर ने। आउटपुट क्या है? आउटपुट इज़ द रिजल्ट दैट यू आर गेनिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स। बच्चों ने क्या सीखा, ये आउटपुट है। तो इस पैराग्राफ में इन्होंने सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ है, वन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइंस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इज़ द टीचर। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग आउटकम, जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टीचर है। टीचर क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आपको बच्चों का एक लर्निंग आउटकम अचीव करना है, जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में भी ये वाली बात की थी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इम्प्रूव होना या फिर उसका फुली अचीव होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे अचीव होगा? उसके लिए सबसे मेन चीज़ टीचर हु इज़ स्टैंडिंग इन द क्लास, उसका प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने का क्या मतलब है? कि शी शुड बी एजुकेटेड इनफ, उसको बहुत हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन होना चाहिए। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ ठीक है, एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। एक्सपीरियंस, वो कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज़ कर रही है क्लास में। और जैसे हम कल पढ़ रहे थे दूसरा वाला आर्टिकल, जिसमें सर हमारे अब्दुल वासिफ हमसे बोल रहे थे कि टीचर का इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और उसका बिहेवियर को, उसके इमोशनल रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी है। तो टीचर इज़ द मेन कंपोनेंट है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का, जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होगा तो हम एक हाईली इफ़ेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं स्कूल्स में। उसके बाद आप लाइन नंबर 5 में देखें, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टीचर एब्सेंस एंड स्टूडेंट अचीवमेंट। नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर टीचर एब्सेंस ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट अचीवमेंट कम होगी। ये दो चीज़ें हैं, टीचर एब्सेंस एंड स्टूडेंट अचीवमेंट। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। स्टूडेंट अचीवमेंट, आपके जो स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है वो अच्छा कैसे हो सकता है अगर टीचर रेगुलर है स्कूल में?
टीचर अगर एब्सेंट होती रहेगी है और स्कूल नहीं आ रही है, टाइम पर नहीं आ रही है, रोज़ नहीं आ रही है, तो ज़ाहिर सी बात है वो आप जो लेक्चर डिलीवर होना है टाइम टू टाइम, एक लेसन प्लान होता है ना कि भाई हमें डे 1 पे ये पढ़ाना है, डे 2 पे ये पढ़ाना है, डे 3 पे ये पढ़ाना है, वो चीज़ें अचीव नहीं होगी, बच्चों तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं रही क्योंकि टीचर ही एब्सेंट है आपका। और अगर आप सब्स्टिट्यूट टीचर भेज देते हैं क्लास में, तो ज़ाहिर सी बात है मेन क्रक्स या कहना चाहिए कि भाई टीचर जो असल बात होती है ना, जो टीचर पढ़ा रहा होता है, वो पूरा फ्लो टूट जाता है। तो इसलिए इन्होंने बोला नेगेटिव कोरिलेशन, ये एक इन्वर्स रिलेशन है बिटवीन टीचर एब्सेंस एंड स्टूडेंट अचीवमेंट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। दूसरी बात इन्होंने एक बताई कि टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट अचीवमेंट में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अच्छा, रिसर्च रिजल्ट है सिराइट, कोई 2016 में कोई रिसर्चर हैं जिन्होंने बताया कि टीचर की क्वालिटी स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट को बहुत अफेक्ट करती है। टीचर्स क्वालिटी कि टीचर कैसा है इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर का सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, टीचर का एटीट्यूड सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन, कि बच्चों की तरफ उसका एटीट्यूड, इज़ ही रिस्पॉन्सिबल इनफ, क्या टीचर ये बात समझता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन बच्चों की कामयाबी के लिए। इन बच्चों, अगर ये लोग आज यहाँ पढ़ रहे हैं तो मैं इनकी जो इतना ये टाइम दे रहे हैं, आज बच्चे यहाँ बैठे तो दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, तो मैं जो उनको पढ़ाऊँगा तो ये मुझसे सीख रहे हैं। तो टीचर की क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है, टीचर कॉन्फिडेंट कैसे होगा। मेरी ओपिनियन में तो यही है कि टीचर कॉन्फिडेंट जब होता है जब वो एक्सपीरियंस्ड इनफ हो, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, हाईली क्वालिफाइड भी होना चाहिए, और सपोर्ट भी होनी चाहिए इन द एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। जो बात आगे आएगी कि टीचर, स्कूल के एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है टीचर की क्वालिटी पर। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। और उसके बाद और रिसर्च रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास जो कि दूसरे राइटर्स के हैं, उन्होंने ही बताया। हाँ, टीचर एक्सपीरियंस लिखा है इन्होंने, टीचर एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस अफेक्टेड, आई टोल्ड यू दिस। कॉम्पिटेंस होना चाहिए उसको सीरियस होना चाहिए, उसको हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, ये चीज़ें बता दी मैंने। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा, आई एम स्टिल एक्सप्लेनिंग द सेम पैराग्राफ। उसमें एक और है, द रिसर्च रिजल्ट्स ऑफ कैम 2005 showed that the learning communication interaction between students and teachers was the most dominant predictor of learners perceived learning achievement। ये एक और रिसर्च रिजल्ट है जो ये बता रहा है कि लर्निंग कम्युनिकेशन इंटरेक्शन between students and teachers is most dominant predictor of learners perceived learning achievement। मतलब देखें, मुझे जो बात समझ में आई है, मुझे सिर्फ ये समझ आया कि देखिए, क्लास में कम्युनिकेशन होती है, इंटरेक्शन होती है ना बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, मैं क्लास में कुछ पढ़ा रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरी क्लास टीचर सेंटर्ड नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, मैं ही लेक्चर दे रही हूँ। नो, मैं बच्चों को एंगेज करूँगी अपने साथ, और यही बहुत डोमिनेंट प्रेडिक्टर होता है। जब तक मैं बच्चों को एंगेज नहीं करूँगी, जब तक मैं बच्चों से क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या अचीव किया, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। जैसे मैंने लेक्चर दे दिया, ठीक है, मैंने एक चीज़ समझा दी, उसके बाद मैं बच्चों से क्वेश्चन करूँगी, तो उन क्वेश्चन के आंसर से मुझे, बच्चों के रिस्पॉन्सेज से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया उनको कितना समझ आया। तो इसमें इन्होंने यही बोला है, जो मेरी समझ आया, कि कम्युनिकेशन इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज़ द डोमिनेंट प्रेडिक्टर ऑफ लर्नर्स परसीव लर्निंग अचीवमेंट। उनकी कितनी अचीवमेंट हुई आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टीचिंग मेथड्स। मैंने ये भी बताया कि टीचिंग मेथड्स कैसे टीचर यूज़ कर रहे हैं क्लास में, स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि देखें, एक चीज़ यहाँ पे लिखी है इन्होंने कि ये जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होती है, कॉग्निटिव एंगेजमेंट को इफ़ेक्ट करती है। कॉग्निटिव एंगेजमेंट क्या होती है? कॉग्निटिव एंगेजमेंट देखें ऑन पेज नंबर 1 2 3 4, ये 6 लास्ट लाइन है जिसमें कॉग्निटिव एंगेजमेंट का वर्ड यूज़ किया इन्होंने। उसमें अच्छा, तो मैं इसमें समझा देती हूँ आपकी। कॉग्निटिव एंगेजमेंट ये होती है कि बच्चे सोचें। कॉग्निटिव एंगेजमेंट ये होता है कि दे शुड हैव द स्किल टू थिंक, कि वो सोचें, उन्होंने जो पढ़ा उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनको क्या समझ आया, उन्होंने
अपने एक्सपीरियंस से रिलेट किया जो उन्होंने क्लास में पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने उसको शेयर किया टीचर के साथ, मे बी अपने पीयर्स के साथ। दिस इज़ कॉग्निटिव एंगेजमेंट। जब तक वो रिलेट नहीं करेंगे, जब तक उनका इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होगा। दूसरी चीज़ लर्निंग अचीवमेंट यही होती है कि उनको कितना समझ आ गया। एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक कॉम्पिटेंस। जितना सीखेंगे, जितना समझेंगे, जितना उनको समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा, तो ज़ाहिर है उनकी एकेडमिक अचीवमेंट तो होगी। इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे अगर जैसे साइंस का पीरियड है या इंग्लिश का पीरियड है, उसमें अगर बच्चों को वर्ब्स समझ आ रहे हैं ना, अच्छी तरीके से वर्ब्स समझ आ गए, उनको एक्शन वर्ड्स समझ आ गए, तो बहुत आसानी से वो बच्चे उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और अगर उन्होंने ये कर लिया, मेरे वर्ड्स समझाने से बच्चों ने वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना शुरू कर दिया इन अ राइट वे, सही तरीके से उन्होंने सेंटेंस में यूज़ करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब कि उनकी एकेडमिक अचीवमेंट हुई है, वो एकेडमिकली कॉम्पिटेंट हो रहे हैं, वो कुछ तो सीख रहे हैं, क्योंकि वो उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी लर्निंग को अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज़ द एकेडमिक कॉम्पिटेंस, कि जब टीचर ने पढ़ा दिया, उसको पढ़ाने के बाद वो बच्चे उसको उस चीज़ को अप्लाई करने के भी काबिल हों। ठीक। The results of Canales and Maldonado's research, ये 2018 में इन दोनों ने कोई रिसर्च की थी, और उन्होंने ये शो किया था कि टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। मुझे लगता है मैं ये बात बता चुकी हूँ कि टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर करती है। टीचर को इनोवेटिव होना चाहिए, टीचर को सीरियस होना चाहिए, और टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। और लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को उन्होंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो इसमें टीचर को क्रिएटिव होना होता है, लर्निंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, अब अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हम बच्चों को वीडियोज़ दिखा सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। तो यही होता है टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये भी तो हो सकता है ना कि टीचर को कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करना आती है। सही है। टू कंक्लूड, सम ऑफ द रिसर्च रिजल्ट शो दैट टीचर इज़ द मेन कंपोनेंट। ये बात हो गई कि टीचर इज़ मेन कंपोनेंट एंड डिटरमाइंस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ठीक है। Therefore, to improve student achievement, it is necessary to improve teacher competence. तो इसलिए अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा है, therefore to improve student achievement, it is necessary to improve teacher competence. इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अचीव करे क्लास में, उसकी स्टूडेंट की अचीवमेंट इम्प्रूव हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने टीचर को कॉम्पिटेंट बनाना है। आपने अपने टीचर को इम्प्रूव करना है, उसको इतना कॉम्पिटेंट बनाना है कि वो डिफरेंट लर्निंग मटीरियल्स को, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को यूज़ करे अपनी क्लास में, डिफरेंट लर्निंग मेथड्स यूज़ करे। लर्निंग स्टाइल्स तो बच्चों के होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करे और उसके अकॉर्डिंगली वो लेसन प्लान करे, डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान करे, और फिर वो बच्चों को सिखा दे। दिस इज़ हाउ ही कैन इम्प्रूव, वी कैन इम्प्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट। और इसी तरह हम टीचर की कॉम्पिटेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में देखें आप, इन्होंने स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 3, द बेस्ट वे टू इम्प्रूव टीचर्स टीचिंग कॉम्पिटेंस इज़ थ्रू इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि हम टीचर को कॉम्पिटेंट कैसे बना सकते हैं, हम टीचर को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन से। इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन क्या होती है? उसके बाद उन्होंने सेकेंड लाइन में उसको एक्सप्लेन किया कि भाई इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन ये होती है कि हम टीचर को असिस्ट करें, हम उसकी हेल्प करें, हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ताकि वो क्या करे, वो इम्प्रूव करे, वो अपनी टीचिंग इम्प्रूव करे, अपना क्लास में जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करे, अपना इन्वायरमेंट इम्प्रूव करे। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैंने जब बहुत शुरू में टीचिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे बहुत डर लगता था क्लास में जाने से। तो अब ज़ाहिर बात है अगर मैं खुद डरी हुई क्लास में जाऊँगी तो क्या इन्वायरमेंट बिल्ड होगा। क्योंकि मैं एक तो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती थी। मैं सब कुछ पढ़ के जाती थी, पढ़ लेती थी, ठीक है, मुझे समझ आता था, लेकिन शुरू में कुछ कभी ऐसा होता था, मैं समझाते भूल जाती थी कि क्या पढ़ाना है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती थी, मैं प्रिपेयर्ड नहीं होती थी।
तो और ज़ाहिर है मैं एक्सपीरियंस्ड भी नहीं थी इतनी, उस वक्त मैं शायद ग्रेजुएशन कर रही थी एट दैट टाइम, तो ज़ाहिर है मेरी एजुकेशन भी अंडर ग्रेजुएट ही थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं यही कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि लर्निंग प्रोसेस और एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए हमें टीचर को इम्प्रूव करना है, उसकी हेल्प करनी है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो असिस्ट करने का मतलब ये है कि हेल्प कैसे करेंगे हम टीचर को। यही होता था कि मुझे बहुत सारे, उस वक्त मैं आई वॉज़ वेरी यंग, आई वॉज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो उस वक्त मुझे सपोर्ट करते थे लोग जो एक्सपीरियंस थे वहाँ पर स्कूल में, तो वो मुझे सपोर्ट करते थे और मुझे डायरेक्शंस देते थे, मतलब वो मुझे सिखाते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे कि ऐसे नहीं सादिया, ऐसे डील किया करो बच्चों को। अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, मेरी आवाज़ बहुत स्लो थी, क्योंकि ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आवाज़ कैसे निकलेगी। और फिर लोग मुझे करते थे, लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, जो एक्सपीरियंस टीचर्स थे, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मुझे कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते थे कि नहीं, यू कैन डू इट, और तुम्हें करना है ज़ाहिर है, तो और तुम कर सकती हो। तो इंग्लिश अच्छी थी मेरी, लेकिन इंग्लिश अच्छी थी, मुझे आता सब कुछ था, लेकिन वो क्लास में खड़ा होना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो उसमें मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो यही बताने का मकसद है कि असिस्टेंस ज़रूरी होती है एक टीचर की टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और क्लास का एनवायरनमेंट इम्प्रूव करने के लिए हम हर टीचर को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये है अल्टीमेट गोल, और इसी तरह हम बच्चों का लर्निंग आउटकम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इसी तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारा बच्चा सीखे, क्लास में आया है तो वो सीख कर जाए, हमारा गोल अचीव हो। अगर मैं कुछ पढ़ाने जा रही हूँ क्लास में तो वो बच्चों को समझ आना चाहिए। दिस इज़ हाउ हमारा लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो सकता है। Okay, moving on to the fourth line, the process of supervision activities needs to be carried out following the right principles and techniques. अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि सुपरविजन के प्रोसेस को हम सही किस तरह फॉलो कर सकते हैं। हम प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स क्या है भाई, बताते हैं, हम आपको आगे चल के बताते हैं कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स क्या हैं। उसके बाद इन मूविंग ऑन, इन रियलिटी इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन एक्टिविटीज़ हैव नॉट बीन प्रूवन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। अच्छा, यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप प्रोसेस ऑफ सुपरविजन एक्टिविटीज़ को अच्छे से कैरी आउट करने की कोशिश करें, कि आप सुपरविजन सही से करना चाहते हैं, तो फिर आपको सही प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को क्या करना होगा, वो फॉलो करना होगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। क्यों? वो ये कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन से तो कोई इम्प्रूवमेंट आई ही नहीं, लर्निंग की क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आई। ये रिसर्च का रिजल्ट था कि ये देखें आप, 26 इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन टेक्निक्स अप्लाई की गई, लेकिन सिर्फ 6 टेक्निक्स ऐसी थी जिनका एक अच्छा इन्फ्लुएंस रहा टीचर की परफॉर्मेंस पर। टीचर की परफॉर्मेंस पे सिर्फ 6 टेक्निक्स ने असर दिखाया, मतलब एक अच्छा रिजल्ट दिया सिर्फ 6 टेक्निक्स ने, जबकि 26 इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन टेक्निक्स यूज़ हुई थी। तो ये रिसर्च के रिजल्ट्स बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन के जो टेक्निक्स थी वो तो यूज़लेस थी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो यूज़लेस थी? ओके, मूविंग ऑन। तो ये रिज़ल्ट्स हैं जो यहाँ इन्होंने लिखे हैं इस पैराग्राफ में। उसके बाद आगे इन्होंने ये बताया है कि हम इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन की सारी एक्टिविटीज़ दोनों कंट्रीज़ में देखेंगे, इंडोनेशिया में भी और फिलीपींस में भी। हम बहुत डीपली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, स्टडी करेंगे। By knowing this, it is hoped, I am reading the second last line, it is hoped that it can improve the quality of teachers' learning process, and in the end it can improve student learning outcomes. तो ये एक होप है, उम्मीद है कि हम टीचर की लर्निंग प्रोसेस को ठीक कर लेंगे, और टीचर का लर्निंग प्रोसेस ठीक कर लेंगे तो बच्चों का लर्निंग आउटकम भी इम्प्रूव हो ही जाएगा। ये एक उम्मीद है। यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। अच्छा, मैं आपको लेके जा रही हूँ लिटरेचर रिव्यू पर, नहीं लेके जा रही। मैं सबसे पहले आपको करूँगी एक्सप्लेन, जैसे हमें अब्दुल वासिफ ने समझाया था कल, के पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन पढ़ते हैं, तो सही है। फिर हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन कौन से पेज पर है? पेज नंबर दिस इज़ पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे आप देखें, कंक्लूजन है। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, लेकिन आपके पास आर्टिकल होना चाहिए आपका।
अच्छा कंक्लूजन में सारी रिसर्च फाइंडिंग्स का एक कहना चाहिए कि एक वो होता है, क्या कहूँ, निचोड़ होता है, ठीक है। अच्छा तो कंक्लूजन में इन्होंने एक बात इस बात से स्टार्ट किया है कि जो इंस्ट्रक्शनल सुपरविज़न की टेक्निक्स हैं दोनों कंट्रीज़ में, इंडोनेशिया और फिलिपाइंस में, जो भी, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इन्होंने बहुत सेटिस्फैक्ट्रीली यूज़ नहीं किया, मतलब बिलो स्टैंडर्ड है। जो एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक, पहली बात तो आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शनल सुपरविज़न टेक्निक्स क्या होती हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शनल सुपरविज़न टेक्निक्स ये होती हैं, देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सुपरविज़न टेक्निक एंड ग्रुप सुपरविज़न टेक्निक। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ in terms of number of teachers being supervised, it can be divided into 2। देखें, नंबर ऑफ़ टीचर्स के हिसाब से हमने इस सुपरविज़न की 2 टेक्निक्स बनाई नहीं है, उस आर्टिकल में दी नहीं है, ग्रुप सुपरविज़न एंड इंडिविजुअल सुपरविज़न टेक्निक। अच्छा, ग्रुप सुपरविज़न क्या होती है? ग्रुप सुपरविज़न टेक्निक ये होती है कि जब बहुत सारे टीचर्स आपने लिए और उनको बिठा दिया ट्रेनिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए, और या फिर टीचर मीटिंग्स भी होती हैं, वहाँ पे आपने इनको गैदर किया, वहाँ यानी कि ग्रुप सुपरविज़न में आप नंबर ऑफ़ टीचर्स ज़्यादा होते हैं। तो उसमें ये होता है कि नंबर ऑफ़ टीचर्स आर देयर एंड दे आर गेटिंग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उससे। तो अच्छा, इसमें ये होता है कि ग्रुप सुपरविज़न टेक्निक्स में ये होता है कि नंबर ऑफ़ टीचर्स आर इन्वॉल्व। बहुत सारे टीचर्स हैं जो वर्कशॉप्स लेते हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, और टीचर मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। अब इस पूरी ट्रेनिंग में वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, जैसे लेसन प्लानिंग वर्कशॉप्स भी होती हैं। तो वो हम पूरी लेसन प्लानिंग वर्कशॉप में ये सिखाते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फॉलो करना चाहिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 स्टेजेस होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, और उनको फॉलो करके हम लेसन प्लान बना सकते हैं फॉर डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स। हमारी क्लास में डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स होते हैं, सबको पता होगी ये बात कि एवरेज लर्नर्स भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं। ये सारे लर्नर्स होते हैं, तो इनके हिसाब से हमें लेसन प्लान करना चाहिए, ठीक है। ये पूरी एक वर्कशॉप हो गई। तो हमने क्या किया इस वर्कशॉप में, हमने क्या किया, टीचर्स को लेसन प्लान बनाना सिखा दिया, ठीक है। लेसन प्लान बनाना सिखा दिया तो मतलब वी आर डूइंग समथिंग कि हम उनकी टीचिंग को इम्प्रूव करें, उनका लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव कर रहे हैं इस टेक्निक में, जो कि ग्रुप सुपरविजन टेक्निक है, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक और टेक्निक बता रही हूँ जिसका नाम है इंडिविजुअल सुपरविजन टेक्निक। इंडिविजुअल सुपरविजन टेक्निक में ये होता है कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मैं अपने आप को खुद से सेल्फ एवेल्यूएट करूँगी, और मैं अपने आप को खुद देखूँगी कि मेरी क्या वीकनेसेस है। मैं खुद रिफ्लेक्शन लिखूँगी अपना, जैसे मैंने एक क्लास ली और उसके बाद मैंने रिफ्लेक्शन लिखा अपना कि आज मैंने अपनी क्लास में क्या गलत किया, या फिर मैंने क्या अचीव किया, कि मेरी क्या वीकनेसेस थी। मैं खुद रिफ्लेक्शन लिखूँगी अपनी, इंडिपेंडेंटली मैं अपने आप को देखूँगी मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरी क्या वीकनेसेस है, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं अपने आप को सेल्फ इवेल्यूएट कर रही हूँ। ये क्या है? ये है इंडिविजुअल सुपरविजन टेक्निक। अच्छा, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये टेक्निक्स ये लिटरेचर रिव्यू में है, लिटरेचर रिव्यू में ये सारी डेफिनेशंस हैं, गिवन है। तो अच्छा, हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन में देखें आप, थर्ड लाइन देखें, द इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन टेक्निक इज़ मोस्ट वाइडली अप्लाइड इज़ द ग्रुप टेक्निक। अच्छा, ग्रुप टेक्निक मैंने बता दी कि क्या होती है। ग्रुप सुपरविजन टेक्निक के नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं, और मीटिंग भी हो सकती है, एक प्रोग्राम हो सकता है, वर्कशॉप हो सकती है, कोई ट्रेनिंग हो सकती है, उसमें सब एक साथ बैठते हैं मिलकर और एक वर्कशॉप लेते हैं, वो ट्रेन होते हैं और डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं उस वर्कशॉप के ज़रिए। देयर कैन बी मैनी डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, अब ये यहाँ पर थर्ड लाइन में ये कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन टेक्निक दैट इज़ मोस्ट वाइडली अप्लाइड इज़ द ग्रुप टेक्निक एंड इज़ डायरेक्ट। अच्छा, अब डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट टेक्निक क्या होती है? ये भी टेक्निक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्रुप टेक्निक और डायरेक्ट टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है। तो डायरेक्ट टेक्निक क्या है? डायरेक्ट टेक्निक ये है कि उसमें टीचर और सुपरवाइज़र डायरेक्ट बात करते हैं, यानी सुपरवाइज़र्स और सुपरवाइजी एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हो सकता है वो मीटिंग कंडक्ट कर लें, हो सकता है वर्कशॉप ही हो, वर्कशॉप में भी तो डायरेक्ट ही हो रहा है ना, डायरेक्ट ही एक
बात हो सकती है, डायरेक्ट हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, अपने बता सकते हैं हमारी क्लास में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और कभी हम ये भी बता सकते हैं कि मैंने कुछ क्लास में ऐसा किया हो जिससे बहुत इम्प्रूवमेंट आई हो किसी बच्चे में। तो वो एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस शेयरिंग हो सकती है, डायरेक्टली हम एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, टीचर्स और सुपरवाइज़र्स डायरेक्टली इस पूरे प्रोसेस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सही है। अच्छा, तो इसमें इन्होंने थर्ड लाइन में बता दिया कि ग्रुप टेक्निक और डायरेक्ट, ये डायरेक्ट टेक्निक सबसे ज़्यादा वाइडली यूज है। अच्छा, देयर इज़ ओनली स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फिलीपींस एंड इंडोनेशिया इन दिस एरिया। अच्छा, उन्होंने ये बता दी, बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई कि इंडोनेशिया और फिलीपींस में बहुत स्लाइड से डिफरेंस है। इन्होंने ये कहा कि सेमिनार्स, लेसन स्टडी, सेल्फ एवेल्यूएशन, डिस्कशन विद पीयर्स एंड हाईएस्ट टीचर्स मीटिंग्स आर हेल्ड इन द फिलीपींस। तो ये इन्होंने ये पूरी बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि भाई सेमिनार्स, लेसन प्लान, सेल्फ एवेल्यूएशन, डिस्कशन विद पीयर्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं फिलीपींस में। सेमिनार्स हो गए, सेल्फ एवेल्यूएशन मैंने बता दी क्या होती है, क्या आप सेल्फ एवेल्यूएशन, हम खुद अपने आप को एवेल्यूएट करते हैं। और डिस्कशन विद पीयर्स, हम अपनी शेयर कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने पीयर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। एंड द हाईएस्ट टीचर्स मीटिंग्स आर हेल्ड इन फिलीपींस, ये फिलीपींस का है। उसके बाद इंडोनेशिया में क्या होता है, हाईएस्ट टीचर्स मीटिंग्स होती हैं एज सेम एज फिलीपींस में भी हाईएस्ट टीचर मीटिंग हो रही है। उसके बाद ट्रेनिंग हो रही है, डिस्कशन विद पीयर्स, ये भी हो रहा है, फिलीपींस में भी हो रहा है, इंडोनेशिया में, दोनों में हो रहा है। सेमिनार्स भी हो रहे हैं दोनों में, सिर्फ अपग्रेडिंग का डिफरेंस है। खैर, ये चीज़ें तो हो गई। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ में सुपरविजन बुलेटिन और प्रोफेशनल लाइब्रेरीज़ नहीं अप्लाई हो रही। सुपरविजन बुलेटिन से जो मेरी समझ में आया है वो मुझे ये समझ आया है कि देखें, सुपरविजन बुलेटिन जो होता है ये इनडायरेक्ट टेक्निक होती है, इनडायरेक्ट सुपरविजन टेक्निक होती है, जिसमें ये होता है कि हम सुपरवाइज़र से बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। सुपरविजन बुलेटिन में सुपरविजन बुलेटिन जैसे हम कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरनेट में ऐसा होता है कि एक फॉर्म शेयर होता है आपके साथ। इट इज़, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हमने थ्रू इंटरनेट ईमेल्स के ज़रिए हम टीचर्स के साथ एक गूगल फॉर्म शेयर कर दिया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं। अच्छा, कभी जैसे मेरे स्कूल में ऐसा होता था कि हमारे साथ एक गूगल फॉर्म शेयर होता था, उसमें हमें बताना होता था कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं क्लास में, आप वो लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं, आप कैसे डील कर, आप अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो हाउ आर यू डीलिंग विद इट, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है इनडायरेक्टिव टेक्निक। अच्छा, ओके, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टेक्निक जो कि यहाँ बताई हुई थी। कंक्लूजन में इन्होंने बोला, एक चीज़ ये भी लिखी हुई है कि हाँ, ये सुपरविजन बुलेटिन एंड प्रोफेशनल लाइब्रेरीज़ जो थी, ये अप्लाई नहीं हो रही। इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन टेक्निक्स की ये टेक्निक्स अप्लाई नहीं हो रही दोनों कंट्रीज़ में, इंडोनेशिया में भी और फिलीपींस में भी। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, उसके बाद एक और अप्रोच है, कोलैबोरेटिव अप्रोच में ये होता है, देखिए कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है कोलैबोरेटिव अप्रोच। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या होती है। कोलैबोरेटिव अप्रोच ये होती है कि उसमें सुपरवाइज़र और सुपरवाइजी, मतलब टीचर और सुपरवाइज़र दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों टीचर क्वालिटी को, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं दोनों। यानी कि सुपरवाइज़र आपको मोटिवेट करेगा, टीचर को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, गाइडेंस हो सकता है, कोई लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत हो टीचर को, वो प्रोवाइड कर सकते हैं सुपरवाइज़र। और टीचर क्या करते हैं, टीचर भी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो दे आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स एज वेल। तो ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है। ठीक है, अच्छा, इसमें उन्होंने बताया कि अब प्रिंसिपल्स भी डिस्कस हुए हैं यहाँ पर, कि इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल, मैं फर्स्ट पैराग्राफ पर हूँ और फोर्थ लास्ट लाइन है। इसमें दोनों कंट्रीज़ क्या करती हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन को अप्लाई करती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन क्या होते हैं? अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है दोनों कंट्रीज़ में। इंडोनेशिया क्या करता है, इंडोनेशिया का देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन ये होते हैं कि
टीचर शुड बी इनोवेटिव, टीचर शुड बी क्रिएटिव, ये भी लिटरेचर रिव्यू में मेंशन है। और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, इंडोनेशिया में क्या प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं? ऑब्जेक्टिव, हॉस्पिटैलिटी, कोऑपरेटिव, ओपन, डेमोक्रेटिक एंड वार्म। ये सारे प्रिंसिपल्स इन्होंने किसने यूज़ किए? इंडोनेशिया ने यूज़ किए, अप्लाई किए अपनी सुपरविजन के लिए। तो इट्स वेरी सिंपल। हॉस्पिटैलिटी, कोऑपरेटिव मीन्स कि बहुत कोऑपरेटिव अपने टीचर्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी। और ओपन टू द ओपिनियन। डेमोक्रेटिक, दे आर working for people and they are supporting their people. Warm means loving. While the Philippines prefer to apply the principles of cooperative, देखें cooperative same हो गया। self reflective, constructive, अच्छा self reflective I have explained already। constructive देखें, कंस्ट्रक्टिव क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव एंड डेमोक्रेटिव। कंस्ट्रक्टिव में ये होता है कि आप दूसरों के लिए सोचते हैं, मतलब टीचर इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव, और सुपरवाइज़र भी कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव से हम ये भी कह सकते हैं कि द सुपरवाइज़र इज़ ट्राइंग टू गिव द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मीन्स वो पॉजिटिव फीडबैक देगा आपको, वो फीडबैक जिससे आप सीखें। उसमें इस प्रोसेस में ये नहीं होता कि आप सिर्फ टीचर को उसके फ्लॉज बता दें, उसके फॉल्ट्स बता दें, नहीं। यू हैव टू, द सुपरवाइज़र हैज़ टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। वो इतने कंस्ट्रक्टिव हों कि वो उनको कि टीचर को उसके पॉजिटिविटीज़ बताए, और ये बताए कि हाउ दैट टीचर कैन इम्प्रूव। ओके, अच्छा, तो हमने ये बात कर ली कि उनके क्या प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन थे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सुपरविजन के प्रिंसिपल्स यही होते हैं कि डेमोक्रेटिक, इनोवेटिव है, टीचर शुड बी इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल। कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक मीन्स कि वर्किंग फॉर पीपल, लोगों के लिए काम करते हैं। प्रोफेशनल होते हैं, पर्पसफुल होते हैं मतलब उनका एक पर्पस है, उनको पता है, एक डायरेक्शन है कि मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है और ये मेरा एक गोल है और इस गोल को मुझे अचीव करना है, तो ये है पर्पसफुल होना। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, इन्होंने लास्ट लाइन में ना, कंक्लूजन की फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ ईच कंट्री। तो इंडोनेशिया, मतलब ये कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कंट्रीज़ के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन अप्रोचेस ऑन वेरिएशंस। ओके, तो उन्होंने ये बात बताई है यहाँ पर कि टीचर लर्निंग मॉडल्स में इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन के प्रिंसिपल्स जो हैं वो टीचर लर्निंग मटेरियल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल की बात तो हो गई, लेकिन उन्होंने एक बात यहाँ पे ये जो पेज नंबर, मैं पेज नंबर 17 पर हूँ, सेकंड पैराग्राफ का, इसमें यहाँ पर एक मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रही, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि जब इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन करते हैं तो ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि करेक्ट प्रिंसिपल्स, आप जो नॉर्म्स होती हैं, जो वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ ही तो हैं। कंस्ट्रक्टिव होना, वार्म होना, डेमोक्रेटिक होना, ये दीज आर द वैल्यूज़। तो ये इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन जब हम कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि करेक्ट प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं, करेक्ट वैल्यूज़ आपने यूज़ किए हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। देखें, और इसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 4 है। सुपरवाइजर्स बिहेवियर मस्ट रिफ्लेक्ट द प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ सुपरवाइजर्स। द सुपरवाइजर्स बिहेवियर मस्ट रिफ्लेक्ट द प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ सुपरवाइजर। कि सुपरवाइजर को भी तो प्रोफेशनल होना चाहिए, उसका बिहेवियर इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि वो इस काबिल हो कि वो टीचर की टीचिंग को चेंज कर सके, उसकी क्वालिटी को चेंज कर सके। प्रोफेशनल होने का मतलब ये है कि उसको सुपरविजन की प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, सुपरविजन है क्या, उनको ये पता होना चाहिए। दिस इज़ हाउ उनका एक प्रोफेशनल बिहेवियर होगा। प्रोफेशनल बिहेवियर ये भी हो सकता है कि आप, सुपरविजन इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, कि आप सिर्फ टीचर को उनकी गलतियाँ नहीं बताएं, आप ये देखें कि आपको इम्प्रूवमेंट लानी है, आपको टीचर की टीचिंग क्वालिटी
को इम्प्रूव करना है, उसमें चेंजेस लेकर आनी है। और ज़रूरी नहीं हर चीज़ ही चेंज कर देनी है, जहाँ चेंज की ज़रूरत है सिर्फ वहाँ चेंज लाना है। तो ये होता है एक प्रोफेशनल बिहेवियर सुपरवाइज़र का। तो ये सुपरवाइज़र की बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि येस ही इज़ बीइंग प्रोफेशनल। अच्छा, अब देखें इसमें ये हो रहा है, इस पैराग्राफ में इन्होंने एक ये वाली लाइन लिखी हुई कि फॉर इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन अप्रोचेस एंड टेक्निक्स दैट आर अप्लाइड आर मोर कोलैबोरेटिव एंड डायरेक्ट। पर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन की कितनी अप्रोचेस होती हैं। मैंने टेक्निक्स बताई थी, आई रिपीट, मैंने टेक्निक्स बताई थी। एक थी ग्रुप सुपरविजन टेक्निक, इंडिविजुअल सुपरविजन टेक्निक, डायरेक्ट टेक्निक बताई थी और इनडायरेक्ट टेक्निक बताई थी। अप्रोचेस के अब मैं 3 अप्रोचेस बता रही हूँ। द डायरेक्टिव अप्रोच में ये होता है कि जो सुपरवाइज़र क्या होता है, सुपरवाइज़र बहुत डोमिनेटिंग होता है। डायरेक्टिव अप्रोच में सुपरवाइज़र डोमिनेटिंग होता है, सिर्फ वही डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। डोमिनेटिंग से मुराद ये है कि वो हर मतलब सिर्फ वो टीचर को सब समझाता है कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो टीचर से उसका व्यू पॉइंट नहीं लेता, टीचर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता। डायरेक्टिव अप्रोच में टीचर कहीं इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ सुपरवाइज़र इन्वॉल्व होता है। जबकि नॉन डायरेक्टिव अप्रोच में टीचर को सुपरवाइज तो करते हैं, लेकिन टीचर को खुद अपनी सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी होती हैं, उसको खुद इम्प्रूव करना होता है। जैसे सेल्फ इवैल्यूएशन पढ़ रहे थे ना हम, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे थे। दिस इज़ एज सेम एज नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। नॉन डायरेक्टिव अप्रोच में यही होता है कि भाई टीचर अपने आप को खुद इम्प्रूव करे, अपनी डेवलपमेंट खुद करेगा, लेकिन सुपरवाइज़र भी इन्वॉल्व है इधर। और सुपरवाइज़र इसमें क्या करे, सिर्फ मोटिवेशन प्रोवाइड करें। सुपरवाइज़र मोटिवेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीक़ों से वो सपोर्ट कर सकते हैं, उनको सजेशंस दे सकते हैं, उनके टीचिंग मेथड्स बता सकते हैं। कोलैबोरेटिव अप्रोच में बता चुकी हूँ, कोलैबोरेटिव अप्रोच में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, सुपरवाइज़र और टीचर दोनों काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अब हम डिस्कशन पर आ रहे हैं, कंक्लूजन हो चुका है, डिस्कशन पर आ रहे हैं हम। पेज नंबर इज़ 13। पेज नंबर पर डिस्कशन है। डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं कि अच्छा, डिस्कशन पर पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेटा एनालिसिस एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि डेटा एनालिसिस में सिर्फ उन्होंने डेटा जमा किया और उसके बाद उसको एनालाइज़ किया कि परसेंटेज देखिए सिर्फ कि डायरेक्टिव सुपरविजन की कितनी परसेंटेज थी, नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन की क्या परसेंटेज थी, कोलैबोरेटिव सुपरविजन की क्या परसेंटेज थी, सिर्फ ये डिस्कस हुआ। उसके बाद डिस्कशन में उन्होंने क्या किया, सारे रिजल्ट्स इकट्ठा किए डेटा एनालिसिस के, और उसके बाद उन्होंने बता दिया हमें कि इंडोनेशिया और फिलीपींस में जो इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन टेक्निक्स यूज़ हुई हैं उसमें कुछ लैकिंग है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन की टेक्निक्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा की गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो बहुत कम हो गई हैं। अच्छा, अब थर्ड लाइन में देखें, कुछ टेक्निक्स जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हैं, वाइडली प्रैक्टिस हुई हैं दोनों में, इंडोनेशिया में भी और फिलीपींस में। वो ये है, कम टू द नेक्स्ट पेज 14 पर देखें, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि फिलीपींस में और इंडोनेशिया में ये वाली टेक्निक्स, टीचर मीटिंग्स, पहली लाइन में इन्होंने मेंशन किया टीचर मीटिंग्स, सेमिनार्स, डिस्कशन विद पीयर्स और अपग्रेडिंग। ये 4 ऐसी टेक्निक्स हैं जो उन्होंने बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की हैं, ज़्यादा यूज़ की हैं, ठीक है। और जो टेक्निक्स इंडोनेशिया और फिलीपींस में कम यूज़ हुई हैं वो है पैनल डिस्कशंस, सुपरविजन बुलेटिन और प्रोफेशनल लाइब्रेरीज। यही चीज़ हमने कंक्लूजन में भी पढ़ी थी कि अच्छा, हमने कंक्लूजन में भी यही बात की थी कि इंडोनेशिया और फिलीपींस में पैनल डिस्कशन, सुपरविजन बुलेटिन और प्रोफेशनल लाइब्रेरीज जो हैं, ये वो टेक्निक्स है सुपरविजन की जो कम यूज़ हुई हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इनडायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव हुई ना, नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन टेक्निक्स कम यूज़ हुई हैं दोनों कंट्रीज़ में। ओके, कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो दोनों कंट्रीज़ में यूज़ हुई हैं, वो है क्लासरूम इंटरविजिटेशन। क्लासरूम इंटरविजिटेशन क्या होती है, यानी कि बार विज़िट्स होते हैं क्लासरूम्स में, बार विज़िट्स होते हैं, और वो विज़िट्स ज़ाहिर सी बात है सुपरवाइजर्स भी कर सकते हैं और दूसरे लोग भी कर सकते हैं विज़िट्स। एक्सचेंज ऑफ विजिट्स होता है। इंटर विजिटेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ विजिट्स होता है, वो डिफरेंट पीपल होते हैं जो विजिट करते हैं क्लासेस को। क्लिनिकल सुपरविजन, एक्शन रिसर्च आपको पता है, जो कि
क्लासरूम्स में यूज़ होती है। क्लिनिकल सुपरविजन भी पता है, टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट के क्लासरूम टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लेकर आता है, टीचर की टीचिंग क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाती है क्लिनिकल सुपरविजन। एक्शन रिसर्च हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। और टीचिंग सिमुलेशंस बता देती हूँ। टीचिंग सिमुलेशन, अच्छा ये लाइन नंबर 4 है, पेज नंबर 14 पर। टीचिंग सिमुलेशन क्या होती है? इसमें ये होता है कि हम टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना होता है, और फिर वो पार्टिसिपेशन के बाद उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं। जैसे एग्जांपल है फायर ड्रिल्स होती हैं। फायर ड्रिल्स में ये होता है कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि इमरजेंसी, जैसे अगर स्कूल में आग लग गई है तो हम उनको सिखाते हैं कि वो इमरजेंसी में एग्ज़िट कैसे करेंगे, कैसे ख़ुद को बचाएंगे, अपनी जान कैसे बचाएंगे। तो वो एक पूरा प्रोसीजर होता है जो हम स्कूल में, कुछ स्कूल्स में ये फायर ड्रिल्स हो सकती हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स में भी होती हैं। तो ये होता है कि इसमें हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, थ्रू एक्सपीरियंस हम उनको सिखाते हैं कि एक किस सिचुएशन में कैसे काम करना है। तो ये होती है टीचिंग सिमुलेशन। और स्कूल विजिट, इंटर विजिटेशन इज़ द सेम थिंग, विकी विजिट्स होते हैं। कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जो इंडोनेशिया में बहुत कम यूज़ हुई हैं, कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। From these findings, it can be underlined that there were more emphasis on group supervision in two countries. दोनों कंट्रीज़ में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस था? ग्रुप सुपरविजन पर। यानी कि वो वर्कशॉप्स हो रही हैं और ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। 5 मोस्टली यूज इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स आर ग्रुप इंस्ट्रक्शनल, मतलब जो सबसे ज़्यादा, ये तीनों लाइनों में यही सेम बात रिपीट हुई है कि ग्रुप सुपरविजन पर उनकी ज़्यादा एम्फेसिस रहा। ठीक है, ओके। अच्छा, अगेन उन्होंने एक बात ये बताई, ग्रुप सुपरविजन टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन यूज़ हो रही है। दूसरी बात इन्होंने ये बात भी बोली है लाइन नंबर 4 इन द सेकंड पैराग्राफ कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन यानी फेस टू फेस सुपरवाइजर और सुपरवाइजी एक दूसरे से बैठ के बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे की मगर टीचर की वीकनेसेस को डिस्कस कर सकते हैं। ये इस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आनी है क्लासरूम में ताकि एक अच्छा लर्निंग आउटकम डेवलप हो सके। अच्छा, टू इंस्ट्रक्शनल, नेक्स्ट लाइन नंबर 5 में लिखा है टू इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन टेक्निक्स आर लेस यूज्ड, बहुत कम यूज़ हुई है। वापस वही वाली बात लिखी है, इसकी सुपरविजन बुलेटिन और प्रोफेशनल लाइब्रेरीज यूज़ नहीं हुई हैं इनकी। अच्छा, मैं अब लाइन बाय लाइन नहीं बता रही, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ कि दोनों कंट्रीज़ में ग्रुप टेक्निक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। यानी अच्छा, ये बात भी लिखी है इन्होंने लास्ट 5 to 6 लाइन्स में ये बात लिखी कि कोलैबोरेटिव सुपरविजन अप्रोच यूज़ हुई है। कोलैबोरेटिव सुपरविजन अप्रोच यानी कि टीचर भी इन्वॉल्व है और सुपरवाइज़र भी इन्वॉल्व है टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट लाने के लिए दोनों ही इन्वॉल्व हैं। और ये कोलैबोरेटिव अप्रोच इसलिए भी यूज़ की गई है ताकि पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकें। ठीक है, देखें पेज नंबर 14 पर हूँ मैं, थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ में मैं मेन क्रक्स बताती हूँ इस पैराग्राफ का कि दोनों कंट्रीज़ में, फिलीपींस में भी और इंडोनेशिया में भी कल्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन होती है। कल्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन का मतलब ये है कि जो सुपरविजन के प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं वो उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जो बात हमने कंक्लूजन में भी पढ़ी थी कि वो सेम अकॉर्डिंग टू कल्चर वो वैल्यूज़ और नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं अपनी सुपरविजन में। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फाइंडिंग्स ऑफ फर्दर रिसर्च इंडिकेट दैट देयर इज एन इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन अप्रोचेस ऑन वेरिएशंस इन टीचर लर्निंग मॉडल्स। अच्छा, अब इस वाले पैराग्राफ में ये लिखा है कि ये 1 2 3 4 पैराग्राफ है, इसमें ये लिखा है कि जो इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन के प्रिंसिपल्स होते हैं इसका बहुत हाईली इम्पैक्ट होता है इनका टीचर लर्निंग मटेरियल्स पे। जैसे कि प्रिंसिपल्स क्या होते थे कि टीचर के प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि प्रोफेशनल होते हैं। टीचर विल बी वेरी इनोवेटिव और क्रिएटिव। जैसे इसका एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ कि जैसे मैं क्लास में जर्मिनेशन पढ़ा रही हूँ, तो क्लास में जर्मिनेशन पढ़ाने के लिए हमने बच्चों से कहा था कि बच्चों से नहीं कहा था, हम खुद लेकर आए थे, टीचर्स खुद ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लासेस, पानी और लोबिया हमने यूज़ किया था। हमने क्लास में वो शेल्फ पे हम कॉटन भी लेकर आए थे, तो हमने वो पूरा एक्सपेरिमेंट किया था क्लास में।
तो इसका ये मतलब बताने का मकसद ये कि जब हम जर्मिनेशन पढ़ा रहे थे तो हमने बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया बाय यूजिंग दिस डिस्पोजेबल ग्लास एंड ऑल दीज थिंग्स। लोबिया यूज़ किया और हमने उसकी जर्मिनेशन करवाई और बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई भी। दोनों ने खुद देखा कि जर्मिनेशन कैसे होती है। तो इसको कह सकते हैं कि टीचर की जो ये लर्निंग मटेरियल था, लर्निंग मटेरियल यूज़ किया हमने, लर्निंग मटेरियल यूज़ किया, हम लोबिया लेकर आए, पानी का ग्लास यूज़ किया, ये सारी चीज़ें यूज़ करके इसका मतलब ये होगा कि टीचर इज़ वेरी इनोवेटिव, क्रिएटिव है। तो इसका ये मतलब है कि प्रिंसिपल्स आर मोर इफेक्टिव, और प्रिंसिपल्स ही हैं जो टेक्निक्स और अप्रोचेस पे भी असर डाल रहे हैं। गहरा ताल्लुक है प्रिंसिपल्स का भी और टेक्निक्स और अप्रोचेस का। अच्छा, ये तीनों वेरिएबल्स हैं जो टीचर की टीचिंग परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। 3 वेरिएबल्स जो बताए, पहले प्रिंसिपल्स, फिर टेक्निक्स और अप्रोचेस। ये तीनों वेरिएबल्स हैं जो टीचर परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं और इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 14, इसमें डिफरेंट रिसर्च के रिजल्ट्स बताए हैं। इसमें जैसे थर्ड लाइन में उन्होंने एक बात लिखी हुई है कि बहुत गहरा ताल्लुक है एजुकेशनल सुपरविजन का और टीचर परफॉर्मेंस का। यही बात हम पढ़ चुके हैं। सुपरविजन का और टीचर की परफॉर्मेंस का बहुत गहरा ताल्लुक है। टीचर परफॉर्मेंस कह लें आप, टीचिंग स्किल्स कह लें, इनका ताल्लुक कैसे कि सुपरविजन हर टीचर की अगर टीचर की परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं ऐसी एक एलिमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पे उसको सपोर्ट चाहिए होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है, सुपरविजन एंड टीचर्स परफॉर्मेंस। ठीक है। उसके बाद क्लास सुपरविजन इज़ अ टूल टू इम्प्रूव। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सुपरविजन इम्प्रूवमेंट लेके आती है टीचर की टीचिंग में। नेक्स्ट जो एक और रिसर्च है, लाइन नंबर 5, दिस इज़ रिसर्च बाय वैल्यू, और उन्होंने ये बोला कि क्लिनिकल सुपरविजन कैन इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन। सेम थिंग कि हमने टीचर अगर सुपरविजन इम्प्रूव होगी, क्लिनिकल सुपरविजन क्या कह रही है, क्लिनिकल सुपरविजन ये कह रही है कि हम इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं टीचिंग में, लर्निंग प्रोसेस में। अगर टीचिंग में और लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूव आएगा तो स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे पास 2015 की एक और रिसर्च है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सुपरविजन एम्फसाइजेस टीचर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन एंड बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स अफेक्ट टीचर परफॉर्मेंस। अगेन प्रिंसिपल्स हैं टीचर की एक्टिव पार्टिसिपेशन के, वो लेक्चर दे रही है, वो डिफरेंट लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रही है, हो सकता है वो पिक्चर्स यूज़ कर रही हो, ग्राफ्स यूज़ कर रही हो बच्चों को दिखाने के लिए कि विजुअल लर्नर्स होते हैं ना जिनको देख के अच्छे से समझ आ जाता है। कोलैबोरेशन का मतलब ये कि वो अपने साथ बच्चों को इन्वॉल्व करें क्लास में। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स में कि टीचर इज़ वेरी लविंग, शी इज़ वेरी काइंड, और जैसे लिखा होता है ना प्रिंसिपल्स में वार्म। तो these आर द एलिमेंट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है सुपरविजन के। नेक्स्ट द लास्ट लाइन, क्लिनिकल सुपरविजन बेस्ड सुपरविजन refers to the correct supervision principles affects the managerial competence of school principals। यानी ये वही वाली बात है कि मैनेजमेंट। तो ये पेज नंबर 15 है, द फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें लिखा हुआ है कि सुपरविजन के प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये स्कूल के प्रिंसिपल्स की मैनेजरियल कॉम्पिटेंस को भी अफेक्ट करते हैं, यानी उनकी मैनेजमेंट की स्किल्स को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे स्कूल में वर्कशॉप्स होती हैं, तो ये वर्कशॉप्स में जो उन वर्कशॉप्स को जो लोग फैसिलिटेट करते हैं, जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, ये वर्कशॉप प्रोग्राम्स जब इम्प्लीमेंट होती हैं स्कूल में तो उसमें कौन इम्प्रूव करता है, फैसिलिटेटर्स। उनकी कॉम्पिटेंस इंक्रीज़ होती है, उनको एक्सपीरियंस होता है इतने सारे लोगों को डील करने का, उनको समझाने का, उनकी प्रॉब्लम्स को डील करने का, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का, तो उनकी कॉम्पिटेंस इंक्रीज़ होती है, उनको कॉन्फिडेंस आता है। और वर्कशॉप्स में देखें लाइन नंबर 5 में ये बात लिखी हुई है, ये भी रिसर्च रिजल्ट्स हैं डिफरेंट राइटर्स के, कि वर्कशॉप एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती है, जैसे कंपाइलिंग लेसन प्लान्स है, लर्निंग मीडिया है, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन, डिलीवरिंग मटीरियल्स, और डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं या मीटिंग्स होती हैं। तो उससे टीचर को प्रोफेशनलिज्म पे फ़र्क पड़ता है। प्रोफेशनलिज्म पे फ़र्क ऐसे पड़ता है कि उसकी लेसन प्लानिंग इम्प्रूव होती है, वो लेसन प्लानिंग की बहुत डिफरेंट स्किल्स होती हैं, वो सीख जाते हैं। लर्निंग मीडिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम जर्मिनेशन का टॉपिक था,
हमने जर्मिनेशन के लिए बच्चों को हम मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया यूज़ करके डिफरेंट वीडियोज़ दिखा सकते हैं, और वीडियोज़ के थ्रू बच्चों को याद रह जाती हैं चीज़ें, और इस तरह मटेरियल डिलीवर कर सकते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक वीडियो दिखाने से बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं साइंस के जो कवर हो जाते हैं। तो ये होता है, दिस इज़ हाउ टीचर का प्रोफेशनलिज्म डेवलप होता है। अच्छा, इसमें प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ भी आ जाती है कि उनको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आ जाती है। ओके, तो अब ये होता है कि सेल्फ एवेल्यूएशन क्या होता है, प्रिंसिपल की मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करती है सेल्फ एवेल्यूएशन। प्रिंसिपल की ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इम्प्रूव करती है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ये होती है कि इसमें जो लीडर होता है, लीडर कौन है? प्रिंसिपल अपने टीम के साथ काम कर सकते हैं। क्यों काम करते हैं एक साथ? ताकि वो चेंज लेकर आएँ, प्रैक्टिसेस में चेंज लेकर आएँ, और प्रैक्टिसेस में चेंज लेकर आएँ, एक दूसरे को गाइडेंस प्रोवाइड करें। इस मोटिवेटेड हूँ, वर्क मोटिवेशन का वर्ड यहाँ यूज़ हुआ। वर्क मोटिवेशन के एक दूसरे को काम के लिए मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, ताकि वो चेंज लेकर आ सके टीचर प्रैक्टिसेस में, टीचर एटीट्यूड में, क्लासरूम लर्निंग प्रैक्टिसेस में, और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम अच्छे से अचीव हो सके। यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ हुआ हुआ है इस पैराग्राफ में, ये देखें, पेज नंबर 15 है और फर्स्ट पैराग्राफ ही चल रहा है। तो उसमें ये फर्दरमोर द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च शो दैट इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन इज़ परसीव्ड एज हाई इन इम्प्रूविंग टीचर परफॉर्मेंस। तो टीचर परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी और टीम वर्क इम्प्रूव होगा, तो स्कूल भी इम्प्रूव होगा, स्कूल इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर टीचर की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी तो स्कूल में इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ द रिसर्च रिजल्ट्स। अगेन इसमें भी दोबारा जितनी भी रिसर्च हुई हैं उसकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि लर्निंग सुपरविजन किस तरह टीचर की टीचिंग को, प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करती है, जो बात हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड यूज़ हुआ है, लाइन नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 में, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, इस तरह यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी में ये होता है कि क्लास में बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज बिल्ड करते हैं। वो नॉलेज कैसे बिल्ड होती है? वो ऐसे बिल्ड नहीं होती कि टीचर खड़ा हो के सिर्फ लेक्चर दे रहा हो। टीचर इज़ नॉट गिविंग द लेक्चर ओनली, टीचर लेक्चर नहीं दे रहा है, लेकिन वो बच्चों के व्यू पॉइंट्स शेयर कर रहा है। जैसे पीयर लर्निंग होती है, जैसे हम थिंक पेयर शेयर करवाते थे। थिंक पेयर शेयर में होता था कि हम बच्चों को टाइम देते थे कि भाई आप एक टॉपिक दे देते थे या कोई क्वेश्चन दे देते थे कि इसमें आपने सोचना है, उसके बाद आपने इसको शेयर करना है अपने पार्टनर के साथ। तो उसमें होता था कि बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद जब वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को सुन लेते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी ओपिनियंस शेयर करते हैं। ओपिनियन शेयर करने के बाद अब एक नॉलेज बिल्ड करते हैं, वो सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कल्चर की। जैसे मैं सोशल स्टडीज़ में कल्चर पढ़ा रही हूँ, तो मैंने जैसे बोर्ड पे ये वर्ड लिखा कल्चर, एंड दिस इज़ वेरी न्यू टॉपिक। मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करी हूँ जो कल्चर से रिलेटेड है। मैंने बोर्ड पे कल्चर लिखा और उसके आगे अगेंस्ट मैं क्लाउड बनाती हूँ, और मैं बच्चों से पूछती हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर, कल्चर क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत कल्चर का पता होता है। कुछ बच्चे जैसे कल्चर डे होता है स्कूल में, उससे एसोसिएट कर लेते हैं, उससे रिलेट करके बता देते हैं कि मिस इट इज़ रिलेटेड टू ड्रेसिंग, क्लोथिंग, कपड़ों से रिलेटेड होता है कल्चर। लैंग्वेज हो सकती है, फूड हो सकता है। तो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं जब बच्चे देना शुरू करते हैं और हम उसको जॉट डाउन करते हैं बोर्ड पर। तो इससे क्या होता है, कल्चर की एक ब्रॉड डेफिनेशन होती है जो हर बच्चे के साथ शेयर हो जाती है। हर बच्चा अपना व्यू पॉइंट देता है, हर बच्चा अपना आंसर देता है कि उसको क्या समझ आता है कल्चर से रिलेटेड। और इस तरह हमने हर चीज़ बच्चों को सारे रिस्पॉन्सेज क्या किए, बोर्ड पे लिख दिया, और फिर बच्चों को कल्चर समझ आ गया कि भाई ये कल्चर होता है, और इस तरह उनको याद रहता है। तो ये एक दिस इज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी होती है जो टीचर यूज़ कर सकता है एज ए लर्निंग मटीरियल। ओके, तो उसमें ये होता है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल ये एक एप्लीकेशन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल की एप्लीकेशन है जिसमें कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है कि बच्चे कोऑपरेट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हो सकती है कि आपने एक प्रॉब्लम प्रेजेंट की और बच्चे अपने अपने सोल्यूशंस बता दें। जैसे मैं बच्चों से पूछूं कि भाई आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं,
तो बच्चों के बहुत डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। और मैं जब ये क्वेश्चन करवा रही थी अपनी क्लास में, तो मुझे तो बहुत सारे बच्चों ने ये बताया कि मिस हम डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, एंड दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव आंसर कि डीप ब्रीदिंग करने से आपका गुस्सा वाकई हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों के पास भी ट्रिक्स होती हैं, बच्चे बता देते हैं। तो दिस इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल है, जिसमें आपके पास वर्क बेस्ड लर्निंग मॉडल्स भी होते हैं। वर्क बेस्ड लर्निंग मॉडल में मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि हम बच्चों को कोई काम दे दें जिससे वो सीखें, कोई एक्सपीरियंस करें। तो ये चीज़ बच्चों को स्ट्रांगली मोटिवेट करती है, और जब वो मोटिवेटेड होते हैं तो फिर वो अचीव करते हैं। अचीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम डिलीवर करवा रहे हैं, जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, पेपर में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छी हो जाती है, समेटिव असेसमेंट अच्छी हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग मॉडल जो है बहुत एक अच्छी एप्लीकेशन है फॉर स्टूडेंट मोटिवेशन एंड अचीवमेंट। तो ये हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी एक लर्निंग मॉडल है, और टीचर कैन यूज़ इट एज अ लर्निंग मटीरियल एज वेल। The enrichment of various learning materials has significant effect on student achievement। बता चुकी मैं लर्निंग मटेरियल कैसे यूज़ होता है क्लास में। पिक्चर्स और ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वीडियोस दिखा सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे जर्मिनेशन की एक्टिविटी करवाई थी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन डिफरेंट थिंग्स, और बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने साथ। तो ये हो गया। ओके, तो ये इस पैराग्राफ का क्रक्स था कि मेन बात यही थी, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी होती है कि ये एक मॉडल है, जो लर्निंग मॉडल है, जो टीचर यूज़ कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट की अचीवमेंट इम्प्रूव हो सके। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, जो बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी की लाइन से स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रही, लेकिन इसमें एक चीज़ बता देती हूँ कि इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि फ़िलीपींस में और इंडोनेशिया में इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन की इम्प्लीमेंटेशन अभी भी ऑप्टिमली कंडक्टेड नहीं हुई है। मतलब उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन की, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जैसे टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स और अप्रोच हमने अंडरस्टैंड किए थे, डिस्कस किए थे, या मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो उसमें ये कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि इंडोनेशिया में इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, वो टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो बैलेंस नहीं है। टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, अप्रोच, तीनों चीज़ें एक साथ लेकर नहीं चल रहे। वो टेक्निक्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इंडोनेशियंस, और फिलीपींस में प्रिंसिपल्स, द एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन प्रिंसिपल इन इंडोनेशिया इज़ हायर। अच्छा सॉरी, इंडोनेशिया में प्रिंसिपल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं देन इन फिलीपींस। तो इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन की जो प्रिंसिपल्स है वो इंडोनेशिया में वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। प्रिंसिपल्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव, डेमोक्रेटिव, प्रोफेशनल एंड ऑल दैट। और फिलीपींस में इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन टेक्निक्स इम्प्लीमेंटेड इज़ हायर। फिलीपींस में फिलिपाइन में जो भी इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। आई एम रिपीटिंग अगैन, फिलीपींस में टेक्निक्स, सुपरविजन टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया में प्रिंसिपल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक इन द सेम पैराग्राफ इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि मैं लाइन नंबर बता देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 9, लाइन नंबर 9 है। इसमें यह बताया हुआ कि सुपरवाइज़र को खुद नहीं पता कि एजुकेशनल सुपरविजन क्या होती है। वो सही रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन कैसे होती है। जैसे प्रिंसिपल ने जो इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन की, वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, टाइम का प्रॉब्लम है, वर्कलोड ज़्यादा है, और उसको ये भी नहीं पता ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं सुपरविजन की, थ्योरीज़ होती हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं सुपरविजन की, वो उनको अंडरस्टैंड नहीं करता, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो यही वजह है जिसकी वजह से टीचर की टीचिंग परफॉर्मेंस लो है। मतलब उनकी टीचिंग की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो रही, क्योंकि सुपरवाइज़र को ख़ुद नहीं मालूम कि क्या करना है। लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 15, इट इज़ ऑल अगैन रिसर्च फाइंडिंग्स के। अच्छा, इस पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया है कि इंस्ट्रक्शनल सुपरविज़न आप करना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शनल सुपरविज़न करने से स्कूल की टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव हो, और टेक्निक्स भी यूज़ करना चाहते हैं, प्रिंसिपल्स भी, अप्रोचेस भी बैलेंस फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल की मैनेजमेंट इम्प्रूव्ड हो। तो स्कूल की मैनेजमेंट का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, स्कूल की मैनेजमेंट का काम करना ज़रूरी है। अच्छा, मैं अब आ गई हूँ पेज नंबर 16 पर।
फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये बात बताई थी। पहली बात तो उन्होंने बता दी कि मैनेजमेंट का इम्प्रूव करना ज़रूरी है ताकि स्कूल की क्वालिटी ऑफ टीचिंग में इम्प्रूवमेंट आए। तो वर्क इन्वायरमेंट बहुत इफ़ेक्ट करता है टीचिंग की परफॉर्मेंस को। टीचिंग वर्क इन्वायरमेंट जैसे सेफ़ इन्वायरमेंट कह सकते हैं, जैसे वो इन्वायरमेंट जहाँ पे टीचर्स को ह्यूमिलिएट नहीं करते, टीचर्स को जलील नहीं करते, टीचर्स को सपोर्ट करते हैं, और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है जिसका हम कह सकते हैं दोस्ताना माहौल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अफेक्ट करती है टीचिंग परफॉर्मेंस को। ओके, टीचर का इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। इनोवेटिव मतलब वो नए आइडियाज़ यूज़ करे, नए तरीके यूज़ करे पढ़ाने के, और डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करे। तो टीचर का ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड लास्ट लाइन में इन्होंने ये बात लिखी हुई कि वर्क एनवायरनमेंट और टीचर इनोवेशन दोनों चीज़ें कौन डिटरमिन करता है? प्रिंसिपल की मैनेजमेंट और प्रिंसिपल की लीडरशिप, वो कैसे लेके चल रहे हैं और वो स्कूल को कैसे लेकर चले, तो ये डिपेंड करता है। क्योंकि प्रिंसिपल भी होता है जो सपोर्ट करता है। वर्क एनवायरनमेंट प्रिंसिपल से ही बनता है। प्रिंसिपल, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ प्रिंसिपल हो, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सुपरवाइज़र या फिर पीपल हु आर वर्किंग इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं उनका सपोर्टिव होना ज़रूरी होता है। और वैसे भी वर्क एनवायरनमेंट कैसे बनता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को गाइडेंस प्रोवाइड करें, और ये इसी तरह इम्प्रूवमेंट आ सकती है। एक दूसरे को डिफरेंट आइडियाज़ भी दे सकते हैं। तो मैनेजमेंट ही होती है जिस स्कूल की मैनेजमेंट से टीचर के काम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। टीचर के काम की मोटिवेशन पे फ़र्क पड़ता है कि वो कितना मोटिवेटेड है। तो यही वाली बात हमने कल वाले सेशन में भी यही बात हुई थी कि ऊपर से जब डंडा होता है तो फिर टीचर्स काम टाइम पे कर लेते हैं। अच्छा, तो ये ख़त्म हुआ हमारा डिस्कशन का पार्ट। नंबर 6 था लिमिटेशन ऑफ स्टडी। लिमिटेशन ऑफ स्टडी में वर्ड टू वर्ड नहीं बताया, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने ये बात बोली है कि इस पूरे आर्टिकल की ये कॉन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना जैसे, तो ये डिसएडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज इस आर्टिकल में ये था कि इन्होंने पूरे आर्टिकल में इन्होंने ये बात बता दी कि सुपरविजन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सुपरविजन की टेक्निक्स क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, सब कुछ बताया। तो उन्होंने ये बताया टीचर के परसेप्शन से बताया। उन्होंने इसलिए बताया कि टीचर की इंस्ट्रक्शन कैसे इम्प्रूव होगी, टीचर की टीचिंग क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी। यहाँ पे जो स्टूडेंट की अचीवमेंट थी वो साइड लाइन हो गई, स्टूडेंट अचीवमेंट साइड लाइन हो गई, मतलब स्टूडेंट की अचीवमेंट को इतना फोकस नहीं किया गया, मगर सिर्फ टीचर की क्वालिटी और टीचर की टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पूरा आर्टिकल बेस कर रहा है। ये एक वीकनेस है इस आर्टिकल की, ये लिमिटेशन कह सकते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट अचीवमेंट पे ज़्यादा बात नहीं की, मगर टीचर के परसेप्शन की बात की, टीचर की प्रॉब्लम्स की बात की, टीचर की सुपरविजन की बात बार बार हुई है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट हमारा लिटरेचर रिव्यू था, जो कि पेज नंबर आपको दिखा देती हूँ। लिटरेचर रिव्यू जो है, लिटरेचर रिव्यू पेज नंबर 3 पर है। देखें, लिटरेचर रिव्यू वर्ड टू वर्ड तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अब इसमें मेन बातें जो है वो बता देती हूँ। उसमें ये है कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन को डिफ़ाइन किया हुआ है, जो कि बहुत सिंपल सी बात है कि टीचर को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। द वर्ड स्टिमुलेशन इज़ यूज। स्टिमुलेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको पुश करें, उनको मोटिवेट करें कि हाँ, उनको अब कैसे कर सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दे के कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं नहीं भाई तुम कर सकती हो। इसी तरह हम टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो ये इसको इन्होंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है लिटरेचर रिव्यू में, इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी जॉब पे सीख भी रहे हैं, एक लर्निंग प्रोसेस है जिससे आप गुजर रहे हैं, तो वो एक एजुकेशन का एक पूरा प्रोसीजर है, या फिर कहना चाहिए कि आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं, इतनी सारी चीज़ें रोज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं, कभी कभार बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कितना कंटेंट खुद पढ़ रहे होते हैं। तो ये इन सर्विस एजुकेशन होती है कि आप पढ़ाने के लिए भी तो पढ़ रहे होते हैं ना, ऑन जॉब आप पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह टीचर की कॉम्पिटेंस इंप्रूव होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी होती हैं, कितने न्यू कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नई डेफिनेशंस होती हैं जो आप सीख जाते हैं टीचिंग के प्रोसेस के दौरान। This is mentioned in line number 4, the process of implementing instructional supervision using supervision techniques। अच्छा, सुपरविजन टेक्निक्स बताइए इधर, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ग्रुप सुपरविजन टेक्निक है, इंडिविजुअल सुपरविजन टेक्निक है। ग्रुप सुपरविजन टेक्निक कैसे होती थी? वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें बहुत सारे टीचर्स एक साथ बैठते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं।
मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इंडिविजुअल सुपरविजन टेक्निक यूज़ हुई है कि जिसमें सिर्फ सेल्फ एवेल्यूएशन होती है, टीचर अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट, इन द सेम पैराग्राफ इन्होंने टेक्निक्स पूरी एक्सप्लेन कर दी हैं. उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट टेक्निक इन्होंने एक्सप्लेन की. डायरेक्ट टेक्निक में ये होता है, मैं बता चुकी हूँ ये वाली बात भी, कि सुपरवाइज़र और टीचर खुद एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं. वो मीटिंग के थ्रू भी हो सकता है, वर्कशॉप के थ्रू भी हो सकता है, और ट्रेनिंग के थ्रू भी हो सकते हैं. तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं. और इनडायरेक्ट टेक्निक में ये होता था कि हमारे पास सुपरविजन बुलेटिन होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करके हम डिफरेंट गूगल फॉर्म्स फिल करते हैं. उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, उनका आंसर लिखते हैं. जैसे एक क्वेश्चन होता है, व्हाट डिड आई लर्न, मैंने क्या सीखा. तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं. और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वर्कशॉप के बाद हम एक गूगल फॉर्म शेयर करते हैं टीचर्स के साथ, जो टीचर को फिल करना होता है. उसमें हमने पूछा होता है कि वर्कशॉप के वीक एरियाज़ क्या थे, स्ट्रेंथ्स क्या थी, आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या वर्कशॉप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या कर सकते हैं. तो ये होता है इनडायरेक्ट टेक्निक. सुपरविजन बुलेटिन से मैंने यही अंडरस्टैंड किया. दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. ओके. जॉब लाइब्रेरीज़ में ये होता है, जॉब लाइब्रेरी की होती है, इट्स रिलेटेड टू बुक्स. जॉब मुझे जो समझ आया जॉब लाइब्रेरी से, वो ये समझ आया कि हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. इनडायरेक्ट, दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, ऑन टीचर. ठीक है. ओके. नंबर 2, सेकंड पैराग्राफ में अप्रोचेस एक्सप्लेन किए इन्होंने. अप्रोचेस में डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, कोलैबोरेटिव अप्रोच है. डायरेक्टिव अप्रोच में एक्सप्लेन कर चुकी, दोबारा बता देती हूँ. उसमें ये हुआ है कि इसमें सुपरवाइज़र डोमिनेटिंग है. नॉन डायरेक्टिव में टीचर खुद सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम. कोलैबोरेटिव अप्रोच में दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं. तो सेकंड पैराग्राफ में अप्रोचेस बता दी. थर्ड पैराग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत दफ़ा. कंस्ट्रक्टिव, डेमोक्रेटिव, क्रिएटिव एंड ऑल दैट. तो इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि थर्ड लाइन में, थर्ड पैराग्राफ में, कि सुपरवाइजर्स शुड नॉट ओनली फाइंड एरर्स. उनको सिर्फ गलतियाँ नहीं बतानी होती, उनको ये बताना होता है, उनको सपोर्ट करनी होती है. ये गलती, अगर ये चीज़ है जिसमें वीकनेस है, जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ हम टीचर को इम्प्रूव करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी कॉम्पिटेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं. कॉम्पिटेंस इसी तरह इंक्रीज़ होता है कि वो बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहा होता है. तो जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 3 में, दोबारा से इसमें वही बात दोबारा से रिपीट हुई है इन माय ओपिनियन, कि इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन है जो टीचर की स्किल्स डेवलप करती है, टीचर के अंदर एबिलिटी को डेवलप करती है, उसको सस्टेन करती है, बार बार एक एक्सपीरियंस से गुजारती है, बार बार आपको बताया जाता है कि आपको यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं. नए मेथड्स बताए जाते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट लर्निंग मटेरियल. तो द इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन इज़ द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग टीचर कॉम्पिटेंस. ठीक है. द लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास ऑन पेज नंबर 3. दीज एक्टिविटीज़ हैव नॉट बीन फुली अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ सेवरल स्टडीज़. अच्छा, ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं जिसमें ये बताया 26% ऑफ सुपरविजन टेक्निक्स, 26 जो वियानो की रिसर्च थी उसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया कि 26% है सुपरविजन की टेक्निक्स जिन्होंने टीचर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. इसमें अगेन उन्होंने परसेंटेज दी हुई है. दूसरी रिसर्च बता रही है कि 35.3% है ऑफ प्रिंसिपल सुपरविजन टेक्निक्स अफेक्टेड एजुकेशनल आउटपुट्स, जो कि बहुत फार बिलो है, बहुत ज़्यादा कम है. ओके. तो अगेन इस पैराग्राफ में भी वापस यही बात हुई है कि प्रिंसिपल्स डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया. पेज नंबर इज़ मिस्ड. पेज नंबर हमारा 4 है और इसमें मैं बता रही थी आपको पैराग्राफ नंबर फर्स्ट पैराग्राफ ये मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बता रही, मैं एक क्रक्स बता देती हूँ कि इसमें भी अगेन वही वाली बात हुई जो हम पहले बता चुके हैं. प्रिंसिपल ने बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सुपरविजन की टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी आती प्रिंसिपल को, जिसकी वजह से उनका मेन मोटिव अचीव नहीं होता, कोई प्रैक्टिस इम्प्रूव नहीं होती, क्योंकि प्रिंसिपल को क्राइटेरिया नहीं पता. दे आर नॉट मीटिंग द राइट क्राइटेरिया. नो राइट इफेक्ट्स, नो राइट क्राइटेरिया. तो अगर प्रिंसिपल को ही नहीं पता राइट क्राइटेरिया, तो फिर आप टीचर की परफॉर्मेंस और एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते. ओके. तो
ये वाली बात हुई है। मूविंग ऑन, मेरे ख़्याल से अब ये यहाँ पे वापस वही सारी बात हुई, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं। मैं डायरेक्ट आ रही हूँ पेज नंबर 4 पे। देखें सेकंड लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने टीचर को ये बताया हुआ है कि टीचर किस तरह टीचिंग, ये एक हेडिंग है 2.2 टीचर लर्निंग मॉडल एंड मटेरियल्स। वैसे तो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये थर्ड लास्ट पैराग्राफ में टीचर लर्निंग प्रोसेस है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। एनवायरमेंटल सिस्टम होता है, एनवायरमेंटल सिस्टम होता है जो इनेबल करता है स्टूडेंट लर्निंग को। स्टूडेंट यानी कि सेम थिंग जो मैंने बताई थी कि हम किस तरह बच्चों को फैसिलिटेट कैसे करते हैं, किस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था, जर्मिनेशन वाली एग्जांपल दी थी, या फिर हम मल्टीमीडिया यूज़ करके वीडियोस दिखाते हैं, कार्ड शीट्स यूज़ करते हैं, प्रोब्स यूज़ करते हैं बच्चों को दिखाने के लिए कि ये हमारा आज मेन टॉपिक है जो हम आज सीखेंगे। तो ये अगेन ये वही चीज़ रिपीट हुई है यहाँ पर कि किस तरह एनवायरमेंटल सिस्टम मेंटेन करते हैं। जैसे हम क्लास में वाइट बोर्ड्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो टॉपिक चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम वाइट बोर्ड्स बनाते हैं, सॉफ्ट बोर्ड्स बनाते हैं, उस पर वो लर्निंग मटेरियल लगाते हैं ताकि बच्चे पढ़ें और उससे सीखें कि ये थ्रू आउट दीज डेज़ कि हम ये टॉपिक करेंगे, तो वो फिर इस टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, और इस तरह वो उनकी रनिंग में रहता है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में बताया कि हाँ टीचर डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करती है, मेथड्स यूज़ करते हैं, मीडिया यूज़ करती है। सेम थिंग हैपन। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मेरे पुराने स्कूल में ऐसा होता था कि हम बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए, क्लास 2 के बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए हम वीडियो दिखाते थे, और उसमें वीडियो में हम स्टोरी सुनाते थे। उसमें इंग्लिश में स्टोरी होती थी किड्स हट, शायद आपने सुना भी हो, किड्स हट। तो वो हम सिखाते थे। अब वो इंग्लिश में नरेटर होता था, तो बच्चे उसको उस स्टोरी को सुनते थे और तो इन्जॉय भी करते थे, और उससे क्या होता था कि वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती थी। हमारा मेन मोटिव क्या था कि हम उनकी स्पीकिंग स्किल्स को और लिसनिंग स्किल्स को इन्हांस कर रहे थे। तो वी वर यूजिंग डिफरेंट मीडिया, यू कैन से दैट, कि हमने यूट्यूब से किड्स हट दिखाया बच्चों को, और उन्होंने डिफरेंट वोकैबुलरी सीखी, उनकी लिसनिंग स्किल्स और उनकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई। तो दिस इज़ व्हाट लर्निंग इज़, कि हम किस तरह बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। बच्चे लर्निंग इटसेल्फ इज सीन एज activity to remember, understand, explain, analyze, synthesize, think, participate and implement. तो it is a transformation in a student's personality that integrates as a new pattern of skills है। skills मैंने बताया listening skills, उनकी listening skills उनकी और listening skills थी, और उनकी speaking skills पे हमने काम किया। attitudes पे habits पे हम कैसे काम करते हैं। हम एक oral session करवाते थे, हम जिसमें हम character building का एक topic करवाते थे। हम उसमें बताते थे कि भाई you should brush your teeth twice a day। तो ये चीज़ें होती थी जो हम बच्चों को सिखाते थे, उनकी हैबिट्स मेंटेन करते थे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बच्चा टीचर से भी बहुत कुछ सीखता है, इस तरह भी मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंड करूँगी लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि आगे जो बातें लिखी हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो मेन चीज़ थी डिस्कशन में, हमने हेडिंग में हमने डिस्कस किया है, तो दैट इज़ द सेम थिंग। मेथड्स हम नहीं इसलिए डिस्कस कर रहे क्योंकि उसमें सारा रिसर्च डिज़ाइन बताया हुआ कि कितने पार्टिसिपेंट्स यूज़ हुए थे, क्या हुआ था कि हाँ प्राइमरी स्कूल टीचर्स यूज़ किए थे उन्होंने। और प्राइमरी स्कूल टीचर्स इसलिए यूज़ किए थे क्योंकि प्राइमरी टीचर्स होते हैं जो बच्चों की बेस बनाते हैं टू मूव ऑन टू द सेकेंडरी स्कूल्स। तो ये सारी चीज़ें मेथड्स में थी, और उसके अलावा आई एम डन हियर। थैंक यू सो मच।